हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रेनू और आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लिया है सेल डिवीज़न। क्लियर। डिवीज़न जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी सेल होती है जिसके बारे में आपने अभी तक स्टडी की है वो उसका डिवीज़न किस तरह से होता है या वो डिवाइड क्यों होती है, उसकी नीड क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे और कितने टाइप का होता है सेल डिवीज़न वो भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना एक रीकैप ले लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज सेल। सेल क्या होती है? सेल, आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ सेल। सेल से ही बना होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ये बात अलग है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती है वो ही एक सिंगल सेल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल सेल जो होती है वो ही सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, इसलिए वो स्पेशलाइज्ड सेल होती है। या आप ये कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ओनली सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज और ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, तो जो भी सेल है एक सिंगल सेल वो ही सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है और ऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, जितने भी बॉडी के लिए नेसेसरी एक्ट्स होते हैं उन सब को परफॉर्म करती है केवल एक सिंगल सेल। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मैनी सेल्स, मल्टी मल्टी मीन्स मैनी, यानी बहुत सारी मिलियन नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में अरेंज्ड होती हैं, वो कहलाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सेल्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और इस तरह से सेल डिफरेंशिएशन जो है वो उसके लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो वहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं सेल जो होती हैं वो टिश्यूज को फॉर्म करती हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस तरह से एक पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गन सिस्टम जब साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क करते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाता है। क्लियर। ये सब आप पढ़ चुके हैं या आप बचपन से इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम्स आपको शो किए हैं, तो आप देखते हैं कि जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्टोरी है वो भी कहाँ से शुरू होती है, सेल से ही स्टार्ट होती है। आप चाहे प्लांट्स में देखें चाहे एनिमल्स में, सेल से ही स्टार्ट होती है लाइफ, और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वो ग्रो होते हैं तो सेल का नंबर भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, और वो नंबर इंक्रीज होता है, तो अब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो नंबर इंक्रीज कैसे होगा, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने जैसे ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे प्रोवाइड करेंगे या कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए हमको सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए एक सिंगल सेल है और वो किसी भी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर आगे उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा या उनकी ग्रोथ किस तरह से होगी। या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट स्टेजेस आप देख रहे हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन या ऑर्गन का फॉर्मेशन या फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन, या ऑर्गेनिज्म जो कि बने हुए हैं सेल्स से ही पूरी बॉडी, ये किस तरह से फॉर्म होते हैं। एक और सिंपल सी चीज हम यहाँ पर लेते हैं कि जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, आप उसको देखते हैं तो आप देखते हैं उसका साइज कितना छोटा होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाते हैं, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी का साइज देखें और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का साइज देखें तो आपको समझ आएगा कि वहां पर सेल्स का नंबर, मतलब आप बिना पढ़े हुए भी ये जान सकते हैं कि सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, इसलिए वहां पर उसकी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम सीड्स की बात करते हैं तो सीड्स जब होते हैं उनका जर्मिनेशन होता है और वो फिर एक ट्री या प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्री हो सकता है या फिर वो एक स्मॉल प्लांट हो सकता है या हर्ब हो सकता है, श्रब हो सकता है। जो भी बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, सीड से डेवलप हो रहा है, उसके जर्मिनेशन से डेवलप हो रहा है। अब ये डेवलपमेंट जो है कैसे होगा, ये साइज जो है वो कैसे इंक्रीज होगा, उसके अंदर जो न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे, उनके जो टिश्यूज हैं वो किस तरह से फॉर्म होंगे, ऑर्गन्स कैसे फॉर्म होंगे, इस सब के लिए जरूरी है कि सेल डिवाइड हो। यही डिवीजन आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कितने तरह का होता है और क्यों डिवाइड होती है सेल्स। तो देखिए,
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये सेल डिवीजन क्यों नेसेसरी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन को हम देख लेते हैं, क्यों सेल डिवीजन जरूरी होता है या किसी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल डिवाइड क्यों होती है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल डिवाइड होते हैं। डिवाइड का मतलब एक सेल से दो सेल्स जो होते हैं, एक सेल अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड टू सेल्स जो होती हैं वो फर्दर डिवाइड होके क्या बना लेती हैं, फोर सेल्स बना लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो नंबर होता है वो सेल्स का इंक्रीज होता जाता है। ये डिवीजन जो है उसकी वजह से सेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह आप देखते हैं जो अगर आपकी बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो ओल्ड हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट होती है, यानी उनकी जगह पर नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हर चीज की एक लाइफ स्पान होती है, तो सेल्स जब ओल्ड हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, तो उनका रिप्लेसमेंट भी होना ही चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड सेल्स सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड। सेल डिवीजन उसके लिए भी जरूरी होता है जब सेल्स ओल्ड हो जाती हैं या फिर डेड हो जाती हैं। इसके साथ आप देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कहीं कट लग जाता है या घाव हो जाता है, कुछ दिन के बाद वहां पर स्किन फिर से बन जाती है या वो जो चोट का निशान है वो रिपेयर हो जाता है। तो फॉर रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड सेल्स, जो सेल्स हैं वो कहाँ से आई, ये जो आपकी बॉडी की रिपेयर हो गई या जो आपका घाव था वो फिल हो गया, तो वहां पर क्या है, नई सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। वो सेल्स कहाँ से आई, बाय द सेल डिवीजन। इसी तरह से लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए या हम ये कहें कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन के समय पर गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो भी सेल डिवीजन से ही फॉर्म होता है और उसके बाद वो जनरेशन आगे बढ़ जाती है। क्लियर। तो अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेल डिवीजन से होता है। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से वो सेल्स मल्टीप्लाई होती जाती हैं और उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और वो जो गैमीट्स हैं वो एक स्पेशल टाइप के सेल डिवीजन से फॉर्म होते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गए जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वाई सेल डिवीजन इज नेसेसरी। सेल डिवीजन रिक्वायर क्यों होता है या उसकी जरूरत हमें क्यों होती है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड सेल्स एंड फॉर रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड सेल्स, एंड द रिप्रोडक्शन टू फॉर्म गैमेट्स। क्लियर। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं कि सेल डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइडिंग ऑफ ओल्ड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय डिवाइडिंग ओल्ड वन इज कॉल्ड सेल डिवीजन। उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं, यानी कि पुरानी जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई और उनसे नई सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये ही प्रोसेस सेल डिवीजन कहलाता है। अगर हम सेल डिवीजन को बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो सेल डिवीजन के जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स आपके कोर्स में नहीं है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। मैं बस यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन आपको बताना चाहूंगी, आप सीनियर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इंटरफेज, यानी कि सेल डिवीजन जो है वो किस तरह से किस फेजेस में कंप्लीट होता है। तो दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है वो एक्चुअल में रेस्टिंग फेज होता है और उस फेज में सेल जो है वो अपनी कुछ नेसेसिटीज जो होती हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं डीएनए जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि वो अपनी जैसी ही एक उसकी कॉपी फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि आगे जब डिवीजन होता है तो वो जो उसका वॉल्यूम है या जो टोटल डीएनए जो होता है वो मेंटेन्ड रहता है। अगर डिवीजन होगा तो सेल बिना डुप्लीकेशन के अगर हो जाएगा तो वो डीएनए आधा रह जाएगा हर सेल में, फिर और मल्टीप्लीकेशन होने पर और कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डीएनए का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वो ऐसा होता नहीं है। तो सेल इसीलिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है इंटरफेज में, तो उस टाइम में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, साथ में जेनेटिक मटेरियल भी डुप्लीकेट हो जाता है या अपनी जैसी ही एक कॉपी बना लेता है, जिससे कि फर्दर जब उसका डिवीजन हो तो डीएनए जो है वो प्रॉपर अमाउंट में दूसरी न्यू सेल्स में पहुंच सके।
दूसरा फेज कहलाता है एम फेज या माइटोटिक फेज, जिसमें सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाती है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और एम फेज जो है उसमें कौन कौन से टाइप के डिवीजन होते हैं। क्लियर? तो इंटरफेज आपको समझ में आ गया होगा। ये एक प्रिपरेटिंग फेज होती है, एक्चुअल में रेस्टिंग फेज कह सकते हैं या प्रिपरेटिंग फेज कह सकते हैं, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है जिससे कि वो डिवाइड हो सके प्रॉपरली। और एम फेज है वो डिवीजन फेज है, जिसमें सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो आइए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल डिवीजन जो होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई सेल डिवीजन होगा, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ये तो आपको मालूम ही है। तो जब भी सेल डिवाइड होगी, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद उसके अंदर जो डिवीजन होगा वो होगा उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा और सेल दो इंडिविजुअल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? तो न्यूक्लियर डिवीजन का नाम दिया गया है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जो भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। एंड साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप अगर देखें एनिमल सेल में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद जो सेल है उसमें कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। डायग्राम में देखिए आप, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ एक कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो पूरी उसको कवर करता हुआ आपस में जो फरो बनी है, यानी कि जो ग्रूव बने हैं सेल के अंदर, इस तरह से ग्रूविंग शुरू हो जाती है। ये धीरे धीरे बीच में जाके मिल जाते हैं और जो सेल्स हैं वो ऐसे यहाँ बीच में से दो सेल्स डिवाइड हो जाती हैं। तो ये एनिमल सेल्स में होने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड होता है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन डिफरेंट तरीके से होता है। वहां पर मिडिल में एक प्लेट बन जाती है जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ मूव करती है। बनना स्टार्ट होती है यहाँ से सेंटर से, और फिर वो पेरिफेरी की तरफ मूव करती है, और लास्ट में सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह से ये डिवीजन दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंट तरीके से होता है। साइटोकाइनेसिस जो है या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिसको हम कहते हैं, वो अलग तरीके से होता है। ठीक है? ज्यादा डिटेल में हमने यहाँ पर नहीं लिया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों की एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है या डीएनए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स की। ये एक सिर्फ हम आपको एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो आपने सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस के भी अंदर आपको क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में हमने डिस्कस किया था। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में ये मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो जाता है, और इस तरह से ये कि स्ट्रक्चर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपने देखा था जिसको आपने क्रोमेटिन थ्रेड कहा था, वो एक जेनेटिक मटेरियल है और क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो कोई भी न्यूक्लियस जिसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल कहलाते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड ये क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि पास ऑन हो जाता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमेटिन किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है? तो क्रोमेटिन एक्चुअल में डीएनए से बना हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब सेल डिवीजन होता है तब इस क्रोमेटिन में कुछ चेंजेस होते हैं, यानी ये क्रोमेटिक मटेरियल जो होता है कंडेंस्ड हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए से बना होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है जब ये कंडेंस्ड होता है तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है आपका, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एवरी क्रोमोसोम। अब हम यही कहेंगे कि वो भी डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि ये पास ऑन होते हैं सेल डिवीजन में आगे, तो ये कैरेक्टर्स को भी अपने साथ पास ऑन कर लेते हैं।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर स्पीसीज के लिए फिक्स होते हैं। अगर आप ये कहें कि क्या ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या जो क्रोमेटिन मटेरियल है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से कन्वर्ट होता है, तो हर स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमंस। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्ड में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। अगर किसी भी और दूसरे प्लांट या एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रोमोसोम का नंबर होता है हर स्पीसीज के लिए फिक्स होता है। अगर 46 ना होकर 48 हो या 92 हो या 56 हो या 52 हो तो ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा तो स्पीसीज चेंज होगी। तो क्रोमोसोम का नंबर हर स्पीसीज के लिए फिक्स होता है। वो आगे आने वाली या जो भी सेल डिवाइड हो रही हैं उनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे ऑलवेज, चाहे वो कितनी भी टाइम्स डिवाइड हो जाए। ठीक है, अभी हम आगे ये पढ़ेंगे कि जब नंबर जो है वो डिवाइड होता है तो किस तरह से डिवाइड होता है और वो मेंटेन कैसे रहता है। ये जो नंबर है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मेंटेन कैसे किया जाता है वो हम आगे देखने वाले हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले यहाँ पर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है एक्चुअल में दो डिफरेंट टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों टाइप के डिवीजन देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो माइटोसिस एंड मियोसिस अगर हम देखते हैं तो माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम इन डॉटर सेल्स। जो भी डॉटर सेल्स इससे बनेंगी उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा और वो चेंज नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स के अंदर पास ऑन हो जाएंगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये माइटोसिस होता है। दूसरा जो डिवीजन है वो कहलाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब जैसा कि आप मान रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं तो जो सेल्स फॉर्म होंगी उनमें कितने होंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। अब ये फिर मेंटेन कैसे रहेगा, ये अभी हम मियोसिस जब डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे। एक्चुअल में मियोसिस का जो प्रोसेस होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो वहां पर नंबर ऑफ सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो 4 सेल्स बनेंगी एंड जो गैमीट बनेंगे, जब जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। तो ये 23 + 23 नंबर अगर आप देखते हैं तो टोटल जो है वो 46 नंबर नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रहता है। क्लियर, आगे डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से होता है। ताई देखिए हम यहाँ पर कुछ क्वालिटीज जो है माइटोसिस की उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके स्टेप्स भी देख लेते हैं। उसके बाद आगे मियोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरली माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इक्वेशनल सेल डिवीजन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जैसे पेरेंट्स के पास पेरेंट सेल के पास या मदर सेल के पास होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के पास भी होते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है। ये सोमेटिक सेल्स के अंदर कंप्लीट होता है, यानी कि बॉडी सेल्स जो होती हैं आपकी उनके अंदर जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, आपकी जो बॉडी सेल्स है पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो माइटोसिस के थ्रू बनती हैं नई सेल्स। तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सिमिलर होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में मदर सेल डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल्स में, यानी कि 2 सेल्स बनती हैं। एक सेल के डिवीजन से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, डिवाइड होता है, इस तरह से 2 इक्वल सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। डॉटर सेल्स बिल्कुल मदर सेल के जैसे ही होती हैं, यानी कि जिस सेल से वो फॉर्म होती हैं बिल्कुल उसके आइडेंटिकल होती हैं और उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर, ये तो आपने इसकी क्वालिटीज पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस जो है उसके
कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनसे वो कंप्लीट होता है? तो माइटोसिस में सेम जैसा मैंने आपको बताया, सेल डिवीजन जब भी होता है तो उसके दो प्रोसेसेस होते हैं, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इस तरह से दोनों डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं और दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्स्ट सेल की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जब माइटोसिस का डिवीजन होता है तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेजेस में वो कंप्लीट होता है। एंड ये स्टेजेस कहलाती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है। प्रोफेज जो फेज होती है उसमें फर्स्ट फेज होती है, उसमें आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, आपको क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम्स एक जगह पर आकर, या जो मिडिल प्लेट है वहां पर आकर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में जो होती है ये क्रोमोसोम्स बीच में से डिवाइड हो जाते हैं और जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो मूव करने लगती हैं दोनों पोल्स की तरफ। एंटीलोफेज की अगर हम बात करें तो वो सेटल हो जाते हैं, दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल्स पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और दोनों ही सेल्स जो होती हैं वो इस तरह से फॉर्म हो जाती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका माइटोसिस। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मियोसिस की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाते हैं रिड्यूस होके 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या हर सेल के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इस डिवीजन को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ईच गैमीट कंसिस्ट 23 या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? हर गैमीट के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। अब मेल के पास अगर मान लीजिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल के पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दोनों अगर कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल गैमीट में होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल गैमीट में होते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन हो जाते हैं। क्लियर? इसलिए ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, आधे हो जाते हैं वो। अब ये मियोसिस जो होता है वो 2 डिविजन्स में या 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसमें से फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो मियोसिस फर्स्ट कहलाता है, सेकंड डिवीजन जो होता है वो मियोसिस सेकंड कहलाता है। 2 स्टेप्स होंगे इसके, एंड ये स्टेप्स जो होते हैं वो माइटोसिस की तरह ही स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो स्टेजेस होती हैं वो सेम होती हैं माइटोसिस की जैसे। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। फर्स्ट डिवीजन में ये होता है, उसके बाद सेकंड डिवीजन स्टार्ट होता है, उसमें फिर सेम ये जो स्टेजेस होती हैं या जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन वो सेकंड कहलाते हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, इस तरह से वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्योंकि 2 डिवीजन हो रहे हैं तो एक बार में 2 सेल्स बनती हैं, और जब इन 2 सेल्स का डिवीजन होता है तो 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस अभी हम देखेंगे। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। वहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर था वो सेम था, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी जो 4 डॉटर सेल्स बनी है उन सब के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हर सेल के अंदर। क्लियर? ठीक है। मैंने आपको उसका रीजन बता ही दिया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ये नंबर जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास
अल्टीमेटली फॉर्म हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस जो होता है वो एक्चुअल में सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही प्रेजेंट होगा, गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स वहां पर होते हैं, एक के बाद एक, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट बिल्कुल माइटोसिस की जैसा ही होता है, जिसमें सिर्फ 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो 2 सेल्स नेक्स्ट डिवीजन में फिर से डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती हैं, और वो जो 4 सेल्स होती हैं उनको उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। क्लियर? आइए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होते हैं, मेन डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास 9th। हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमने समझ लिया माइटोसिस क्या है एंड मियोसिस क्या है। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि माइटोसिस ऑलवेज अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, जैसा कि हमने पढ़ा वो बॉडी सेल्स के अंदर होता है। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, माइटोसिस क्योंकि सोमेटिक सेल्स या बॉडी सेल्स के अंदर हो रहा है, तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, या बॉडी की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसके लिए हेल्प करता है माइटोसिस। और मियोसिस की अगर हम बात करें तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, वो गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। माइटोसिस में एक सेल से 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस में 4 नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें 2 बार डिवीजन होता है। माइटोसिस में अगर हम बात करें तो जो डॉटर सेल्स होती हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है मदर सेल्स के, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, लेकिन मियोसिस में न्यू सेल्स जो होती हैं वो मदर सेल्स के साथ आइडेंटिकल नहीं होती हैं, क्योंकि वो गैमीट बन जाते हैं। ठीक है, न्यू जो सेल्स बनेंगी वो गैमीट के फॉर्म में बनेंगी, तो मदर सेल से आइडेंटिकल नहीं होती हैं, टोटली डिफरेंट होती हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है डॉटर सेल्स के अंदर। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस इन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये डिफरेंसेस जो हमने पहले डिस्कस किए थे, इनको हमने टेबल की फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, एंड हम इनको रिडक्शनल डिवीजन या इक्वेटोरियल डिवीजन या इक्विलेटरल डिवीजन क्यों कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया कि इनको हम इस तरह से क्यों कहते हैं। आप पूरा वीडियो देखने के बाद इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने के लिए मियोसिस बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इसके जो स्टेजेस होती हैं वहां पर जो क्रोमोसोम के की सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर का एक प्रोसेस होता है जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, और वहां पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, और उसकी वजह से कुछ जो वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस का ही एक पार्ट होता है, और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशंस, वो जेनेटिक वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंड वेरिएशंस जो होते हैं वो इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के लिए वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो वेरिएशंस सिर्फ और सिर्फ मियोसिस या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।